जापान के लोग नेवलों से क्यों डरते हैं? यह सवाल आज हम एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट से देखने वाले हैं। नेवले, जिन्हें आमतौर पर चूहों के शिकारी के रूप में जाना जाता है, जो अपने शिकार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जापान में इनकी एक अलग कहानी है। 1980 के दशक में जब नेवले को सांपों की समस्या से निपटने के लिए लाया गया, तो यह सोचा गया कि यह किसानों के लिए एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन असल में ये एक नई प्रॉब्लम बन गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेवले, जो किसान के मित्र माने जाते थे, अचानक से एक खतरनाक चुनौती बन गए। क्या ये चूहे मारने के लिए लाए गए थे, या क्या उनकी आदतें और व्यवहार ने जापानी कम्युनिटी को चिंतित कर दिया? दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। आई थिंक यह दुश्मनी सबसे मशहूर दुश्मनी रही है। हालांकि इन दोनों ही जीवों को किसानों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ सांप बल्कि नेवले भी बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर यानी चूहों को मार डालते हैं। लेकिन इनके किसानों के साथ दोस्ती में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर नेवले की बात करें तो नेवला भले ही चूहों का शिकार कर लेता है, लेकिन ये एक सर्वाहारी जीव है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ओमनीवोरस, यानी नेवले खुद से ही किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। कई तरह के फल वाले पेड़ नेवलों के लगातार हमलों से सूख जाते हैं। और यदि सांपों की बात की जाए तो यह जीव पूरी तरह मांसाहारी है, जो फसलों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किंतु सांप के दांतों में छुपा हुआ जहर कई बार खुद किसान को ही परलोक पहुंचा देता है। अब भाई, सांप से तो नेवले ही भले थोड़ी बहुत फसल बर्बाद कर दे, किंतु कम से कम किसान की जान तो नहीं लेते। बस ऐसा ही कुछ सोचकर जापानी लोगों ने साल 1980 के आसपास बड़ी संख्या में भारत और अन्य करीबी देशों से नेवलों को मंगाया। लेकिन जापानियों की यह सोच खुद जापानियों पर ही भारी पड़ जाएगी, ऐसा जापानियों ने नहीं सोचा था। ये पूरा माजरा क्या था, यह जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जापान के कई एरिया में किसानों के लिए आज से करीबन 40 साल पहले तक, यानी वर्ष 1980 तक, हाबू नामक नस्ल का यह सांप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। इस सांप ने जापान के एक आइलैंड, जिसका नाम अम्मामी ओशिमा था, पर तो किसानों का जीना ही दूभर कर रखा था। असल में सांप किसानों के खेतों और पशुपालन वाले इलाकों के आसपास रहना पसंद करता है। हाबू नामक इस सांप की संख्या जापान में इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय किसानों का कभी न कभी गलती से पैर हाबू सांप पर पड़ ही जाता, जिस कारण यह सांप अपने डंक से उस किसान को मौत के घाट उतार देता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय तक सांपों के जहर की कोई जहर खत्म करने वाली दवा यानी विषरोधी जापान के पास नहीं थी, क्योंकि इस तरह की दवाई बनाने जितनी तरक्की उस जमाने तक हमारे विज्ञान द्वारा नहीं की गई थी। और यदि थोड़ी बहुत विषरोधी दवाई बनने भी लगी थी, तो ऐसी दवाओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के साथ साथ बिजली की भी जरूरत पड़ती है। और 1980 तक जापान के दूर दराज में बसे गांवों में ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। इसलिए अगर 1980 तक 80 की ही बात की जाए, तो हाबू सांप के काटने से जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर हजारों किसानों की जानें चली गईं। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि हाबू सांप के डर के मारे किसानों ने अपनी खेती छोड़कर शहरों का रुख कर लिया, क्योंकि इन किसानों का मानना था कि सांप से खुद को कटवाकर मौत को गले लगाने से तो अच्छा है कि शहर में कहीं मजदूरी कर ली जाए। अब ऐसा मंजर देखकर जापान की सरकार का माथा ठनक गया और जापानी सरकार ने यह तय किया कि अब हाबू सांप को खत्म कर देने का समय आ ही गया है। इसलिए जापान ने सांप के जन्मजात दुश्मन यानी नेवले से दोस्ती करने की सोची। हालांकि जापान में नेचुरली नेवले नहीं पाए जाते थे, इसलिए नेवलों को भारत, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे देशों से मंगवाया गया और जिस इलाके में हाबू सांपों की अधिकता थी, वहां यह नेवले छोड़ दिए गए। अब अगर नेवलों की ही बात की जाए तो ये सांपों पर कई मामलों में हावी पड़ जाते हैं। पहली बात, नेवले की फुर्ती और गति से किसी सांप का बचकर निकल भागना काफी मुश्किल होता है। दूसरी बात, नेवले कोबरा सांप में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिक जहर के विरुद्ध प्रतिरक्षी भी होते हैं, यानी इनमें इस तरह के विषरोधी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कोबरा के जहर को पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं और जापान के हाबू सांप कोबरा के नजदीकी रिश्तेदार माने जाता है।
इसका मतलब यदि हाबू सांप नेवले को काट भी लेता है तो भी नेवले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह न सिर्फ सांप को अपना भोजन बनाने के लिए उन पर जानलेवा हमला करता है, बल्कि इन्हें सांपों को मारना पसंद भी है। मतलब यदि किसी नेवले का पेट भरा हुआ भी है तो भी उसे कोई सांप दिखाई दे जाए तो वो नेवला सांप को जाने नहीं देगा, बल्कि वो मजे मजे में ही सांप को मार डालेगा। इसीलिए जापानियों को अपने दुश्मन हाबू सांप से पीछा छुड़ाने के लिए नेवले से बढ़िया कोई शिकारी नहीं मिलने वाला था। लेकिन क्या उनकी उम्मीदें सफल हो पाईं? देखा जाए तो ऐसा कुछ हद तक जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हाबू एक निशाचर सांप है, यानी यह सांप रात के समय अपने बिलों से बाहर आते हैं और नेवले रात्रि होने पर शिकार नहीं करते। हाबू सांपों द्वारा अधिकतर उन्हीं किसानों पर हमला किया जाता था जिन किसानों को किन्हीं वजहों से रात के समय अपने खेतों में जाना पड़ता था, या फिर यह सांप सोते समय भी कई बार किसानों के बिस्तर में घुस जाते थे और किसान के जरा सा हिलने पर उन्हें डस लिया करते थे। अब ऐसी कंडीशंस में नेवलों का सामना हाबू सांप से बहुत कम हो पाता था। हालांकि कई बार भूखे होने पर या बारिश होने पर यह सांप दिन के समय भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और ऐसे सांप नेवले से बच नहीं पाते होंगे, किंतु कुल मिलाकर यह मिशन उतना कामयाब नहीं रहा जितना इससे जापानियों ने उम्मीद लगाई थी। ऊपर से जिस तरह से किसी दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से इस मिशन के भी साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। अब जाहिर है कि दिन के समय अपने भोजन के रूप में सांप ना मिलने की स्थिति में नेवलों को अपनी पेट पूजा तो किसी तरह से करनी ही थी। इसलिए इन नेवलों ने जापान में पाए जाने वाले एक छोटे आकार के दुर्लभ खरगोश को ही लपेटे में लेना शुरू कर दिया। अमामी ओशिमा नाम के आइलैंड पर पाए जाने वाले खरगोश को इस आइलैंड के नाम पर अमामी रैबिट कहकर पुकारा जाता है। यह खरगोश एक समय पूरे एशिया महाद्वीप पर पाया जाता था, किंतु वर्तमान में यह केवल जापान के 2 द्वीपों अमामी ओशिमा एवं टोकोनिशिमा पर ही देखा जा सकता है। इसीलिए इस खरगोश को यूनेस्को द्वारा दुर्लभ जीवों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जापान के निवासी बन चुके नेवलों ने कई स्थानीय पक्षियों को भी विलुप्त के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये नेवले पेड़ों पर चढ़कर इन पक्षियों के घोंसले से अंडे चुराकर खा जाते और बेचारे पक्षी दूर बैठकर रोते बिलखते रहते। साथ ही नेवले किसानों की फसलों को भी कुतर कुतर कर खराब कर देते। दोस्तों, कुल मिलाकर जापान में जिस मकसद से नेवलों को बसाया गया था, उस मकसद में तो नेवले कामयाब नहीं हुए। हाँ, लेकिन यह अपनी संख्या बढ़ाने में जरूर कामयाब हो गए। जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर जहां सिर्फ कुछ 100 नेवले ही छोड़े गए थे, वहीं आने वाले 20 सालों में यानी वर्ष 2000 तक इस द्वीप पर नेवलों की अनुमानित संख्या 50,000 तक पहुंच गई और ये नेवले जापान के मूल जीवों को बड़ा ही नुकसान पहुंचा रहे थे। जब ऐसा लगने लगा कि बाहर से बसाए गए नेवले जापान के मूल जीवों को समाप्त ही कर डालेंगे, तो मजबूरन जापानियों ने नेवलों को पकड़ने का एक विशेष अभियान शुरू किया। हालांकि ये कार्य काफी मुश्किल होने वाला था। जाहिर है, नेवले जैसे छोटे और तेज तर्रार जीव को पकड़ना कोई आसान काम नहीं हो सकता। तभी तो इसके लिए जापानी सरकार ने उन इलाकों में कैमरे लगाए जहां सबसे अधिक नेवले निवास कर रहे थे। इन कैमरों के जरिए नेवलों की आदतों को समझा गया कि वे किन रास्तों से अधिक गुजरते हैं। उसी रास्तों पर नेवलों को पकड़ने वाले विशेष पिंजरे लगाए गए। जहां नेवलों की आबादी हद से ज्यादा हो चुकी थी, वहां नेवलों के पसंदीदा भोजन में जहर डालकर भी रखा गया ताकि उस भोजन को खाकर नेवले मारे जाएं। इसके साथ साथ खोजी कुत्तों को विशेष रूप से नेवले खोजने के लिए ट्रेंड किया गया। ये कुत्ते अपनी तेज नाक की मदद से नेवलों के रहने के ठिकानों तक इंसानों को पहुंचा देते, जहां बड़ी संख्या में पिंजरे लगा दिए जाते। प्रतिवर्ष हजारों नेवलों को उन पिंजड़ों में पकड़ा जाने लगा और वर्ष 2018 आते आते एक बार फिर से जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर कोई नेवला बाकी नहीं रहा। अब देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति के मामलों में दखलंदाजी करने जितनी बुद्धिमत्ता हमारे भीतर अभी नहीं आई है और शायद कभी आएगी भी नहीं। इसलिए प्रकृति जिस हिसाब से अपने निर्णय ले रही है, वो हमें स्वीकार करना होगा। हमें उन निर्णयों को सही मानकर शांति से उनका स्वागत करना चाहिए, न कि अपनी होशियारी दिखाते हुए प्रकृति के काम में दखलंदाजी करनी चाहिए। कोई नया शिकारी यदि अचानक से
शिकार होने वाले जीवों के सामने प्रकट हो जाता है तो जीव जगत की संपूर्ण आहार श्रृंखला ही बर्बाद हो सकती है, क्योंकि उस नए शिकारी से बचने के तरीकों को समझने के लिए स्थानीय जीव की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं और तब तक उस स्थानीय जीव की सारी नस्ल ही समाप्ति के कगार पर आ खड़ी होती है। बहरहाल, वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।